हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हम अपने आज के सेशन में आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का लेसन नंबर 6 यानी पाठ 6, जिसका शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर। स्टूडेंट, ये एक निबंध है, इसको लिखा है श्री यतीश अग्रवाल जी ने। इस पाठ में आपको रक्त और उसकी कमी से होने वाली बीमारियां और रक्त की कमी को कैसे दूर किया जाता है, इस सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी इस पाठ से मिलेगी। तो आप सभी अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ की संपूर्ण व्याख्या और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट, आइए इस पाठ को हम पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच करा कर देखते हैं। अर्थात स्टूडेंट, यहाँ पर इस पाठ में दो बच्चे, एक दिव्या है और एक अनिल है। तो अनिल जो है दिव्या का बड़ा भाई है, और जो दिव्या है अनिल की बहन, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। वो तो शुरू से ही कमजोर थी, लेकिन इधर कुछ समय से उसे हर वक्त लगता था कि वो थकी थकी सी है। उसको हमेशा थकान सा लगा रहता था और उसको भूख भी नहीं लगती थी। उसका जो मन था वो किसी काम को करने में भी नहीं लगता था। तो अस्पताल में डॉक्टर ने जब दिव्या को देखा तो उन्होंने कहा, दिव्या के शरीर में रक्त की यानी खून की कमी हो गई है, इसको जांच कराकर देखते हैं। अब आगे है। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। अर्थात स्टूडेंट, जब डॉक्टर ने कहा कि दिव्या का जो खून है उसको टेस्ट कराकर हमें देखना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि दिव्या को क्या हुआ है। तो इतनी बात कहकर डॉक्टर ने दिव्या को एक कमरे में, पास ही एक कमरा था उसी में भेज दिया। तो अनिल अपनी बहन दिव्या को लिवाकर उस कमरे में गया। तो वहां पे अनिल की जान पहचान की उनकी डॉक्टर दीदी मिल गई। तो डॉक्टर दीदी ने देखते ही अनिल को पहचान नहीं लिया और अनिल से बोली कि क्या अनिल, बताओ तुम्हें यहाँ पे क्यों आना हुआ, कैसे यहाँ पे आए हो? तो अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को ब्लड टेस्ट के लिए आपके पास भेजा है। तो इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदे एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। यानी जब डॉक्टर दीदी ने सुना कि दिव्या का ब्लड टेस्ट करना है, तो उन्होंने दिव्या की उंगली से खून की कुछ बूंदे ली और उसे एक छोटी सी शीशी में डालकर और उसे स्लाइड, कांच की पट्टी जैसी स्लाइड होती है बच्चों, उसे स्लाइड पर डॉक्टर दीदी ने उस रक्त को, उस खून को लगाया और फिर अनिल से बोली कि तुम कल अस्पताल आ जाना और ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट है उसको ले जाना। अब आगे है। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। यानी जब दूसरे दिन अनिल अस्पताल में आया तो डॉक्टर दीदी जो थी उसके कमरे का दरवाजा उसने खटखटाया। दस्तक देना का अर्थ होता है खटखटाना। तो अंदर से, भीतर से यानी अंदर से डॉक्टर दीदी ने कहा, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अर्थात
अनिल जब डॉक्टर दीदी के कमरे में प्रवेश किया यानी अंदर गया तो क्या देखता है कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी स्टूडेंट एक प्रकार का यंत्र होता है जो बहुत ही छोटी बारीक चीजों को जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं उसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी जो है एक प्रकार का यंत्र है। तो उसी यंत्र के द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। स्लाइड कांच की जो पट्टी होती है, कांच की लंबी लंबी पट्टी होती है, उसी पर ब्लड का जो टेस्ट होता है उसी को जो है वो जांच कर रही थी, परख रही थी। तो दीदी ने इशारा किया कि पास रखी कुर्सी पर बैठ जाओ, तो अनिल कुर्सी पर बैठ गया। और जब स्लाइड की जांच पूरी हो गई, जब तब डॉक्टर दीदी जो थी उसने साबुन से हाथ धोए और तौली से हाथ को पोंछती हुई बोली अनिल से कि अनिल, दिव्या को एनीमिया है। स्टूडेंट, एनीमिया एक प्रकार की बीमारी है जो खून की कमी को कहते हैं, यानी जब खून की कमी हमारे शरीर में हो जाता है तो उस बीमारी को एनीमिया बोलते हैं। तो आगे डॉक्टर दीदी ने कहा चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दिव्या को जब दवा दी जाएगी वो दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर दीदी की बातों को सुनकर अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, उसको जानने की इच्छा हुई। जिज्ञासा मतलब होता है किसी भी चीज को जानने की इच्छा। तो वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? तो डॉक्टर दीदी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। तो उसने पूछा अनिल ने, एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? तो डॉक्टर दीदी ने कहा, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के यानी खून के बारे में जानना होगा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव मतलब लिक्विड के समान दिखता है, किंतु उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने से यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। इसलिए ये भानुमति का जो पिटारा ये एक प्रकार का मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मतलब एक छोटी सी चीज में बहुत बड़ी बड़ी बातें होना। ठीक है, मतलब जब डॉक्टर दीदी ने बताया कि दिव्या को एनीमिया है तो उसके जो अनिल था उसके मन में जिज्ञासा होने लगी, उसको जानने की इच्छा होने लगी कि आखिर ये एनीमिया होता क्या है। तो उसने डॉक्टर दीदी से परमिशन लिया कि दीदी मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। तो डॉक्टर दीदी ने परमिशन दिया और बोली कि हाँ आप जरूर पूछ सकते हो। तो उसने पूछा कि एनीमिया का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो डॉक्टर दीदी ने कहा अगर तुम्हें एनीमिया के बारे में जानना है तो सबसे पहले तुम्हें खून के बारे में जानना होगा। तो आगे डॉक्टर दीदी ने बताया कि जब हम खून को रक्त को देखते हैं वो लाल प्रकार का द्रव यानी लिक्विड जैसा दिखता है, किंतु अगर हम इसे सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का जो यंत्र होता है उससे देखेंगे तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। कहने का अर्थ है कि इसमें केवल वो लाल प्रकार का लिक्विड नहीं होता बल्कि उसमें बहुत कुछ होता है उस लाल द्रव में। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं, यानी अगर हम इसको मोटा मोटी में समझें तो ब्लड का जो है 2 पार्ट होता है। एक भाग वह जो तरल है जिससे हम प्लाज्मा कहते हैं, यानी जो तरल भाग होता है जो लिक्विड वाला भाग होता है खून का उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल कुछ सफेद कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। अर्थात अगर मोटे तौर पर इसको हम समझेंगे तो खून जो है खून के 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक भाग जो लिक्विड है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं और दूसरा भाग होता है उसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, यानी बिल्कुल मिट्टी की तरह कण जैसे होते हैं। उसमें कुछ कण लाल कुछ सफेद और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई भी रंग नहीं होता है, तो उन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। आगे है तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये सूक्ष्मदर्शी का ये चित्र बना हुआ है जिसे डॉक्टर दीदी देख रही हैं। तो ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ये जो कण होते हैं कुछ रंगीन होते हैं कुछ बेरंग के होते हैं, तो ये कण जो है प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। यानी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दीदी ने एक स्लाइड पर फोकस करते हुए अनिल को दिखाया और बोली कि ये देखो जो तुमको कण दिख रहे हैं ये लाल रक्त कण है। लाल रक्त कण को स्टूडेंट इंग्लिश में रेड ब्लड सेल बोलते हैं। ठीक है, तो स्लाइड देखकर मानो आश्चर्य से यानी बहुत ही ज्यादा उसको आश्चर्य हो गया अनिल को और वो उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण,
इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था, मतलब वो सोच भी नहीं सकता था कि रक्त का जो एक कण है, एक बूंद है, उसमें जो इतनी सारी चीजें हैं, उसको समझ ही में नहीं आया। वह बोला, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। बालूशाही एक प्रकार की मिठाई होती है स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल बालूशाही की तरह ये रक्त के कण दिखाई दे रहे हैं। जो रेड ब्लड सेल्स है वो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो आगे देखते हैं, इसमें आगे जो डॉक्टर दीदी थी उन्होंने कहा, हाँ, लाल कण जो होते हैं, जो रेड ब्लड सेल होते हैं, वो बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती, मतलब जो खून का एक बूंद होता है उसमें लाखों की संख्या में जो रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कण होते हैं। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें जो है रक्त लाल रंग का नजर आता है। मतलब ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इन्हीं की वजह से खून हम अगर नंगी आंखों से देखेंगे तो हमको रेड कलर के नजर आते हैं। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं, यानी जो ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो सांस में जो ऑक्सीजन मिलती है तो उस ऑक्सीजन को जो है ये रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं पूरे शरीर में पहुंचाती है। इसी वजह से इंसान जिंदे रहते हैं, जीवित रहते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है, यानी जो रेड ब्लड सेल्स होती है 4 महीने तक जीवित रहती हैं। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाती, मतलब ये खत्म हो जाती, मर जाती हैं। लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, यानी जितने भी रेड ब्लड सेल्स होती है सब एक साथ नहीं खत्म होती, धीरे धीरे इनका कुछ मतलब टाइमिंग रहती है। उसी टाइम के हिसाब से कभी मतलब कुछ रक्त कणिकाएं खत्म होंगी थी, फिर उसकी जगह पे नई रक्त कणिकाएं बनती हैं, तो फिर पुरानी वाली खत्म होती, फिर उसकी जगह पे नई बनती। इस तरह से कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, इस तरह से इनका जीवन चक्र चलता रहता है। तो आगे अनिल ने डॉक्टर दीदी की बात को सुना तो बोला, तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। तो अनिल की बात को सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए हम कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। अर्थात जब अनिल ने कहा कि डॉक्टर दीदी अगर ऐसा है तो ये जो रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं कुछ ही टाइम में खत्म हो जाती होंगी। तो अनिल की बातों को सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुराने लगी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता है। शरीर में जो है हर वक्त नए कण बनते रहते हैं और वो नए बनने वाले कण जो होते हैं नष्ट कणों के जगह पर आ जाती हैं। और जो हड्डी होती है, हमारी हड्डी के बीच का जो भाग होता है मज्जा, उसको मज्जा बोलते हैं, उसी में ये लाल रक्त कणिकाएं बनती रहती है और यहाँ पे हमेशा इनका निर्माण होता रहता है। और इसके निर्माण के लिए हमें जो प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन की जरूरत पड़ती है। तो ये प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन हमें पौष्टिक आहार से मिलता है। और पौष्टिक आहार किसे कहते हैं? तो हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, ये सभी पौष्टिक आहार के साधन है जिसके द्वारा हमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन मिलती है, जिससे जो है हड्डियों में नए नए रक्त कण का निर्माण होता रहता है। अब आगे डॉक्टर दीदी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण यानी खाता नहीं है, तो नहीं ग्रहण करता है, तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की कमी को हम एनीमिया कहते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति जो अपने आहार में मतलब उसको डेली के आहार में प्रोटीन या पौष्टिक युक्त आहार नहीं मिलता है, तो उसके जो मतलब रक्त कणिकाएं जो बनाने वाले मतलब उसमें स्थान होता है, उसको प्रोटीन और जो है लौह तत्व और विटामिन नहीं मिल पाता है, तो ये लाल जो रक्त कण नहीं बन पाते, जिससे रक्त की कमी हो जाती है। और इन लाल कणों की कमी को ही एनीमिया कहते हैं।
तो आगे अनिल ने सवाल किया, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? तो दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। तो दीदी ने बोला, हाँ, ये बात तो काफी हद तक सही है, लेकिन एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है। हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। यानी अगर पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उससे भी एनीमिया हो जाती है। ये कीड़े प्रायः दूषित जल यानी गंदे जल यानी पानी और खाद्य पदार्थों यानी खाने योग्य जो भी वस्तुएं होती है उसके द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक यानी ये जरूरी है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। यानी अगर हमें एनीमिया से बचना है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम साफ सुथरा पानी पिएं और साफ और सुथरे बने हुए खाने योग्य खानों को ही हम खाएं। और भोजन करने से पूर्व यानी खाना खाने से पहले में बहुत ही अच्छी तरह से हाथों को धोना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए। और हाँ, अनिल मतलब आगे डॉक्टर दीदी ने बताया कि एक किस्म के कीड़े भी हैं, मतलब एक और कारण है एनीमिया का कि जो एक किस्म के कीड़े हैं जिसके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। यानी जो एनीमिया है उसका एक प्रमुख कारण तो पौष्टिक आहार का ना मिलना है। दूसरा कारण है कि पेट में अगर कीड़े हो जाए तो, और ये पेट में कीड़े दूषित पानी पीने या गंदा खाना खाने से होता है। तो इसके लिए जरूरी है कि खाना खाने से पहले बहुत अच्छे से हमको साबुन से हाथ धोने चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, साफ सुथरा खाना खाना चाहिए। और इसका एक कारण और है कि एक प्रकार का कीड़ा होता है जो जमीन के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, और जो कीड़ों के अंडे होते हैं उन अंडों से उत्पन्न लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में पहुंचकर आंत जो होती है किडनी उसमें अपना घर बना लेते हैं। और इससे बचने का उपाय है कि हमको खुले में शौचालय मतलब शौच नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमेशा शौचालय का ही उपयोग करें और नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। डॉक्टर दीदी ने इतनी बातें अनिल को बताई। अब आगे है, दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला, वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिम्बाणु यानी प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? यानी दीदी की बातों को सुनकर अनिल को बहुत अच्छा लगा, उसको बहुत सी जानकारियां मिली। तो वो कुछ टाइम के लिए सोच में डूब गया और बोला कि दीदी आगे आपने रक्त के सफेद कण और बिम्बाणु प्लेटलेट के बारे में बताया था, तो शरीर में इसका क्या काम होता है? तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह से जो खुली चीजें मार्केट में बिकती इसको नहीं खाना चाहिए, इसको खाने से बचना चाहिए। अब नेक्स्ट है, दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करता है और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यानी छोटे में ये मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। अर्थात जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं यानी सफेद रक्त कण होते हैं वे शरीर के वीर सिपाही हैं। जिस प्रकार वीर सिपाही हमारे देश में दुश्मनों को न घुसने दे करके हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, उसी तरह शरीर में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वे शरीर के सिपाही हैं। और शरीर में जो रोग के कारण होते हैं, जो रोगों के कारण होते हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया इत्यादि को हमारे शरीर के अंदर घुसने नहीं देते हैं। मतलब अगर हम छोटे में बोले, छोटे से शब्दों में इसको कहना चाहें तो इसका ये अर्थ होगा कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं बहुत से रोगों से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। अब नेक्स्ट है, और बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। यानी जो बिम्बाणु होते हैं वे चोट लगने पर जब अगर रक्त निकलने लगे, खून बहने लगे, तो वे बिम्बाणु का काम है कि उस जगह पर वे रक्त को जमा करके रक्त को रोकने में मदद करते हैं। रक्त के तरल भाग यानी लिक्विड वाला जो भाग होता है उसको प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। यानी अगर कभी चोट लग जाए और रक्त वाहिका यानी रक्त ले आने वाली जो वाहिकाएं, जो नलिकाएं होती हैं उसकी दीवार कट फट जाती है
तो उसमें उस रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है, और जो बिंबाणु होते हैं वे इस जाले से चिपक जाते हैं। तो इस तरह से जो रक्त के ले आने वाली जो नलिका होती है, जो नली होती है, उसमें आई हुई दरार भर जाती है और रक्त का बहना यानी खून का बहना बंद हो जाता है। अब आगे है, बोला लेकिन दीदी यदि घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। तो डॉक्टर दीदी ने कहा हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर घाव बहुत गहरी हो, जख्म गहरी हो, खून नहीं बंद हो रहा है, और जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो कुछ टाँके भी लगा सकते हैं, यानी डॉक्टर को टाँके लगाने की जरूरत पड़ती है। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। मतलब अगर ऐसा संभव ना हो कि जल्दी डॉक्टर के यहाँ पहुंच जाएं, रक्त बहुत ज्यादा बह रहा है, तो उसके स्थान पर एक साफ कपड़े को बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, यानी उस व्यक्ति के लिए काफी लाभदायक हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। यानी दीदी ने कहा अगर किसी को बहुत गहरी जख्म हो, बहुत ज्यादा चोट लगी हो, रक्त नहीं बंद हो रहा हो, साफ कपड़े से बांधने पर भी रक्त बहता ही जा रहा हो, ऐसी स्थिति में अगर रक्त बहुत ज्यादा शरीर से बह जाएगा तो उस व्यक्ति को अलग से रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। आगे अनिल ने कहा तो क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम में आ सकता है? दीदी बोली अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता, यानी हर किसी का रक्त एक जैसा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 प्रमुख वर्गों में बांट दिया गया है, यानी रक्त को 4 भागों में बांटा गया, उनके अलग अलग गुण होते हैं। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। यानी किसी व्यक्ति को अगर किसी भी रक्त की मतलब उसको रक्त की जरूरत पड़ती है तो पहले उस व्यक्ति के रक्त को, उसके खून को जांचा जाएगा, ब्लड को टेस्ट किया जाएगा, तो उसका ब्लड जिस ग्रुप का होगा, जिस समूह का होगा, उसको उसी ग्रुप का या उसी समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। तो आगे अनिल ने कहा लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब? यानी अनिल ने अपना दूसरा प्रश्न किया कि दीदी अगर उस व्यक्ति को जिस समूह का, जिस ग्रुप का रक्त चाहिए, उस ग्रुप का ब्लड अगर उसे समय से नहीं मिले तब क्या होगा? तो दीदी ने क्या कहा, आगे इसको पढ़ते हैं। ऐसी आपात स्थिति मतलब ऐसी मुसीबत की स्थिति के लिए, मुसीबत के समय के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। तो दीदी ने उसका सवाल सुन के जवाब दिया कि ऐसी अगर आपात स्थिति मतलब मुसीबत की घड़ी अगर आती है तो ब्लड बैंक इसके लिए बनाए गए हैं। बड़े बड़े अस्पतालों में ब्लड बैंक होते हैं जहाँ पे जो 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं, उसके समूहों को, ग्रुपों को रक्त के तैयार करके रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। मतलब दीदी ने बताया कि ये जो बड़े बड़े ब्लड बैंक होते हैं, ब्लड बैंकों में 4 ग्रुपों का रक्त समय से सुरक्षित रहे, इनके भंडार कम न हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि सभी लोग समय समय पर रक्तदान करते रहें। अब आगे अनिल ने पूछा तो क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? तो दीदी ने कहा नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र का जो स्वस्थ व्यक्ति है वही रक्तदान कर सकते हैं, और एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, लेकिन यह विचार बिल्कुल निराधार है। यानी दीदी ने कहा कि कोई स्वस्थ व्यक्ति 18 साल से अधिक उम्र का उसी से रक्त ले सकते हैं, और वो 300 मिलीलीटर रक्त एक बार में लिया जाता है। और प्रायः सभी लोग समझते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी होती है, लेकिन ये जो विचारधारा है बिल्कुल निराधार है, मतलब गलत है। हमारा शरीर जो होता है इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता, मतलब जो 300 मिलीलीटर रक्त अगर कोई व्यक्ति दान कर रहा है तो हमारे शरीर जो इस रक्त की कमी उसको कुछ ही दिनों में पूरी कर लेता है, बना लेता है इस रक्त को अपने अंदर। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, मतलब पूरे शरीर में 5 लीटर खून होता है। उसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी ने समझाते हुए बोली। यानी दीदी ने कहा कि हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है, और उसमें से अगर 300 मिलीलीटर खून हम अगर दान कर देंगे और उस दान किए हुए खून से किसी जरूरतमंद व्यक्ति की
जान बच जाएगी, वो जीवित हो जाएगा, तो इसके लिए जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो अनिल ने आगे कहा, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा। तो डॉक्टर दीदी ने कहा, शाबाश अनिल। और डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। यानी अनिल जब इतनी सब बातें सुनाते उसने भी अपने विचार किया और बोला कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी नियमित रूप से रक्त को दान किया करूंगा। तो उसकी बात सुन करके अनिल की पीठ ठोकते हुए डॉक्टर दीदी ने उसे शाबाशी दी। तो स्टूडेंट, ये थी इस पाठ की संपूर्ण व्याख्या। और आप भी जो है स्टूडेंट, आप भी अगर बड़े जब हो जाइए बड़े, 18 साल से बड़े होकर के आप भी नियमित रूप से रक्तदान करिए, जिससे किसी भी जरूरतमंद की जान बच सके। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जो है बात होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।